लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, ये ईद से पहले की बात है। आज मैं उसी टॉपिक से कंटिन्यू करूंगा, थोड़ा सा उसे रिवाइज कर दूंगा ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ईद से पहले मैंने आप लोगों को रेक्टिफायर से, हेलो, साउंड क्लियर है बेटा? मेरा ऑडियो क्लियर है? जी सर, सब क्लियर है। जी सर, बिल्कुल सब कुछ क्लियर है सर। तो क्या ओके बेटा। तो लास्ट टाइम देखिएगा, मे बी चंद लोग जो है रिमूव हो गए हो, दोबारा ज्वाइन कर लें। चलिए ठीक है बेटा। तो ईद से पहले हम डिस्कस कर रहे थे रेक्टिफायर्स के बारे में, याद है आप लोगों को? सबसे पहले हमने हाफ वेव रेक्टिफायर डिस्कस किया था, देन हमने सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर डिस्कस किया था, और उसके बाद हमने ब्रिज रेक्टिफायर डिस्कस किया। स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। बेटा स्क्रीन तो शो हो रही है, मैंने तो शो 1 मिनट मैं स्टॉप करके हो रही है दोबारा सर जी, हो रही है स्क्रीन शेयर। 1 मिनट। अब देखिएगा, आ गई है? जी सर, आ गई। सर आ गई है। चलें, ओके। तो बेटा लास्ट टाइम मैं बता रहा था कि मैं ईद से पहले मैंने आप लोगों को मैंने जो है टीच किया था हाफ वेव रेक्टिफायर, देन फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में मैंने आप लोगों को बताया था सेंटर टेप, फुल वेव रेक्टिफायर, फिर ब्रिज रेक्टिफायर बताया था। उसके बाद जो है, अच्छा, इन दोनों के जो डिफरेंसेस थे वो बता दिए थे। स्पेशली मैंने पीक इनवर्स वोल्टेज पे फोकस किया था, ठीक है। देन मैंने आप लोगों को पावर सप्लाई का सर्किट दिखाया था, जिसमें ब्लॉक डायग्राम दिखाई थी, जिसमें बताया था कि आफ्टर रेक्टिफिकेशन फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। फिल्टर का इसका मकसद क्या होता है? तो मिनिमाइज द रिपल्स प्रेजेंट इन रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज। तो ये देखिएगा, ये आपके पास इनपुट वोल्टेज है, आप अप्लाई करते हैं तो रेक्टिफायर इसे क्या कर देता है? रेक्टिफाई कर देता है। ये आउट डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर चेंज ऑफ डायरेक्शन, यहाँ पर 3 चीजें हैं, चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड। यहाँ पर सिर्फ 2 चीजें हैं। चेंज ऑफ डायरेक्शन यहाँ से खत्म हो चुका है क्योंकि बिकॉज ऑफ रेक्टिफिकेशन। तो चेंज ऑफ डायरेक्शन, सॉरी, चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये 2 काम यहाँ हो रहे हैं। तो ये इसकी वजह से ये जो पीक्स बन रही हैं, इन्हें हम कहते हैं रिपल्स। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें हम रिपल्स कहते हैं। जिस तरह पानी में पत्थर फेंकते हैं ना तो वहां लहरें बनती हैं, जिन्हें हम रिपल्स कहते हैं। तो ये भी रिपल्स की तरह नजर आते हैं, इन्हें हम रिपल्स कहते हैं। तो ये जो रिपल्स होते हैं, इनका बिहेवियर एसी करंट वाला होता है, ओके। ऑल्टरनेटिंग करंट की तरह बिहेव करते हैं। तो जो प्योर डीसी है वो तो स्ट्रेट लाइन होती है। प्योर डीसी जो है उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता, जबकि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसमें वेरिएशंस होते हैं। स्पेशली देखिएगा प्योर के लिए यहाँ पर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी कैसे टेढ़ी हो गई, ठीक है। स्ट्रेट लाइन होता है, उसमें कोई वेरिएशंस नहीं होता। तो ये जो वेरिएशंस हैं इन्हें हमें मिनिमाइज करना होता है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे रोड पे गड्ढे पड़े हुए हों, कुछ लोग उसमें मट्टी डाल दें, गड्ढे पूरी तरह तो खत्म ना हो लेकिन कम हो जाएं, ठीक है, आपको कंफर्टेबल फील होता है। तो इसी तरह यहाँ देखिएगा, ये फुल वेव रेक्टिफायर है, इसका आउटपुट ऐसा होगा, बट इसके आगे अगर आप फिल्टर अप्लाई कर देंगे तो रिपल्स जो है कम हो जाएंगे। ये देखिएगा इन दोनों में रिपल्स में कितना फर्क है कि नहीं है? रिपल्स कहाँ पर ज्यादा है? यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है? सर ऊपर ज्यादा है जी। तो ऊपर रिपल्स वोल्टेज ज्यादा है क्योंकि वेरिएशन ज्यादा है, यहाँ पर रिपल्स वोल्टेज कम है इसलिए कि वेरिएशन कम है।
तो ये रिपल्स होता किसके थ्रू है, या तो ये इंडक्टर के थ्रू होता है या कैपेसिटर के थ्रू होता है। ज्यादातर कैपेसिटर के थ्रू होता है। यहाँ पर देखिएगा कैपेसिटर इनपुट फिल्टर यहाँ बताया गया है। ये इसका फेनोमेना वर्किंग मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन की थी, और ये बताया था कि कैपेसिटर एज ए सोर्स और एज ए सिंक रोल प्ले करता है। जब इनपुट वोल्टेज कैपेसिटर वोल्टेज से ज्यादा होता है तो एज ए सिंक रोल प्ले करता है, मींस चार्जिंग होती है। जब इनपुट वोल्टेज कैपेसिटर वोल्टेज से कम हो जाता है तो ये एज ए सोर्स रोल प्ले करता है, मींस अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है और इस दौरान ये पावर प्रोवाइड कर, इलेक्ट्रिक पावर आपको प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करता है। ये देखिएगा, ये फेनोमेना यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर करंटली जैसे जैसे वोल्टेज रेस कर रहा है, पीक तक जाता है, इस दौरान कैपेसिटर एज ए सिंक रोल प्ले करता है। ये रेक्टिफायर है, डायोड लगाया हुआ है ताकि कैपेसिटर इस पाथ से डिस्चार्ज ना हो पाए, तो कैपेसिटर चार्ज होता रहता है। यानी कि करंट यूं भी फ्लो करता है और करंट यूं भी फ्लो करता है। स्पेशली यहाँ पर जो हमने हाईलाइट किया है वो सिर्फ ये वाला पाथ हाईलाइट किया है। ओके, दोनों पाथ से जाता है करंट, इस तरह से भी जाता है। ये दो यूं फॉलो हो रहा होता है करंट। ओके, चार्जिंग भी होता है और इधर से भी करंट जाता है। जैसे ही ये टाइम पास होता है, ये पीक से आगे टाइम पास होता है, तो फौरन अब आप देखेंगे कि इनपुट वोल्टेज जो है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब कैपेसिटर का वोल्टेज ज्यादा होता है, इनपुट वोल्टेज कम होता है, तो यही कैपेसिटर एज ए सोर्स रोल प्ले करता है। और आगे आउटपुट पे जिस तरह यहाँ पर देखिएगा वोल्टेज नीचे जा रहा है ना, तो ये वोल्टेज को डिक्रीज नहीं होने देता। ये फिनोमेना जो है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो वेरिएशंस हैं उन्हें कम से कम कर देते हैं। ये इसका आगे आपको आउट बिहेवियर नजर आ रहा है, ये देखिएगा बेटा इस तरह से, ठीक है। बिकॉज ऑफ डिस्चार्जिंग ये जो आउटपुट का जो वोल्टेज है ये डिक्रीज नहीं हो पाता, ये जीरो नहीं हो पाता, ये इसको सपोर्ट करता है और डिस्चार्जिंग की वजह से वोल्टेज नॉन जीरो रहता है, स्मूथ हो जाता है। ये देखिएगा, ये रिपल वोल्टेज, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल वोल्टेज है, ये फिल्ट्रेशन है। यहाँ पर रिपल वोल्टेज ज्यादा है, यहाँ पर रिपल वोल्टेज कम है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या चीज है जो रिपल वोल्टेज को इफेक्ट करती है। दो ही चीजें हैं बेटा जो रिपल वोल्टेज को इफेक्ट करती हैं। नंबर वन, यहाँ देखिएगा, नंबर वन कैपेसिटर कितना बड़ा है, ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। नंबर टू, डिस्चार्जिंग रेट क्या है। तो ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं। डिस्चार्जिंग रेट डिपेंड करता है कैपेसिटेंस पर और लोड रेजिस्टर पर। मेरा टीचर बात करेंगे तो आवाज आएगी। यार देख, मेरा देखना जरा इसको भी, ठीक है बेटा। तो क्या बताया मैंने, ये कैपेसिटर है और ये रेजिस्टर है RL। इन दोनों का आपने, हो सकता है आपको इंटर क्लासेस में तो के बारे में बताया गया हो, जो RC के इक्वल होता है। ये जो प्रोडक्ट है ये बताता है कि कैपेसिटर आई थिंक इस टाइम में कोई 50+ आई थिंक तो 60% कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। तो जब ये इसका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग स्लो हो जाएगी, जब इसका प्रोडक्ट कम होगा तो कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए ये देखिएगा कि यहाँ पर रिपल ज़्यादा है, मीन्स यहाँ डिस्चार्जिंग फास्ट में तेज़ी से हुई है और यहाँ डिस्चार्जिंग स्लो हुई है। इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो यहाँ पर RL बड़ा है या यहाँ पर C बड़ा है, या दोनों बड़े हैं। दोनों की वैल्यू अगर आप इंक्रीज करेंगे स्मूथनेस बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेलो, यस सर, एक बार यस सर। अच्छा, ये वो बातें हैं जो मैं प्रीवियसली आप लोगों को बता चुका हूँ, रिवीजन हो रहा है किस्म से, ठीक है। यहाँ पर स्मॉलर रिपल्स हैं, यहाँ पर लार्जर रिपल्स हैं। आगे चलते हैं। ये हाफ वेव रेक्टिफायर था, ये फुल वेव रेक्टिफायर है। देखिएगा, जब आप इन दोनों में चेक करते हैं, इसमें बताया गया कि अगर सेम कैपेसिटर वैल्यू का कैपेसिटर और रेजिस्टर कनेक्ट किया जाए, फिल्टर एक हाफ वेव रेक्टिफायर के आगे, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर के आगे, तो यहाँ ये बताया गया है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल्स ज्यादा होंगे, फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल्स क्या होंगे बेटा, कम होंगे, ठीक है। अच्छा, कितना, अब एक क्वेश्चन होता है कि हम हमेशा क्वांटा, ये तो थ्योरेटिकली डिस्कस हो गया कि जो कैपेसिटर है ये क्या करता है, रिपल वोल्टेज को कम करता है, स्मूथ करता है रेक्टिफाइड वोल्टेज को, जिसकी वजह से वेरिएशंस कम हो जाते हैं। लेकिन जीरो रिमूव तो नहीं होते,
इसका मतलब है अभी तक रिपल्स हैं इसके अंदर। तो क्वेश्चन ये है कि हम क्वांटाइज कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने परसेंट रिपल्स हैं। तो इसका जो ये चीज एस्टिमेट करने के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव किया गया जो कहलाता है रिपल फैक्टर। क्या कहलाता है? हेलो, रिपल फैक्टर। ये जो रेक्टिफाइड वोल्टेज है इसमें हमने दो चीजें चेक करनी होती है। नंबर 1 रिपल वोल्टेज कितना है, नंबर 2 वीडीसी, इसमें प्योर डीसी कितना है। तो आप कहेंगे इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि रिपल वोल्टेज कितना, प्योर डीसी कितना है। तो इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन इस डायग्राम में गिवन है। नजर आ रही है सबको ये? सर बोले सर VDC मतलब ये वोल्टेज ऑफ डायरेक्ट करंट होगा ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। इसलिए कि रेक्टिफाइड है ना, इसमें मैंने क्या कहा है तो ये डीसी बट इसमें एसी बिहेवियर है, मींस इसमें रिपल्स भी हैं। तो इसमें कुछ ऐसा वोल्टेज है जिसमें कोई वेरिएशन नहीं है और कुछ ऐसा वोल्टेज है जिसमें वेरिएशंस हैं। तो दोनों को यहाँ पर सेपरेट करके शो किया गया है। ये देखिएगा बेटा, इधर यही था ना, इसमें ये आपका आउटपुट था। गौर से देखिएगा क्या आउटपुट है। इस आउटपुट को यहाँ पर आपके सामने शो किया गया है। चाहे आप ये कंसिडर करें या ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिएगा इधर, तो ये जो मैक्सिमम वोल्टेज ये कहलाता है वीपी रेक्टिफाइड, पीक वोल्टेज ऑफ रेक्टिफाइड आउटपुट। ठीक है, इसके बाद बिकॉज ऑफ रिपल्स ये वोल्टेज कम भी होता है। तो हमने ये मिनिमम वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफाइड आउटपुट एंड पीक वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफाइड आउटपुट, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये कहलाता है VRPP, मींस पीक रिपल वोल्टेज। जो रिपल वोल्टेज है ये कहलाता है। अच्छा, तो VDC क्या होगा? हम इन दोनों वैल्यूज का मीन ले लें। अगर इन दोनों वैल्यूज का हम मीन लेंगे तो ये आंसर आएगा, ये VDC कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? ये VDC। यानी कि अगर आपने ये काम करना है, ये देखिएगा, ये आपके पास आउटपुट है, आपने करना ये है कि एक बार आपने ये वोल्टेज मेजर करना है, दूसरी बार आपने ये वोल्टेज मेजर करना है। ठीक है, जब इन दोनों वैल्यूज का आप डिफरेंस लेंगे, लेट सपोज के इसको मैंने कह दिया दिस वन इज VP एंड दिस, इसको हमने कह दिया VM, जो भी आप नाम है। अगर मैं करता हूं VRPP मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं लिखूंगा VP माइनस VM, दिस इज VRPP रिपल वोल्टेज। अगर मुझे VDC चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा VPP प्लस VM डिवाइडेड बाय 2। तो मुझे दोनों वोल्टेजेस मिल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो सर VDC वाला समझ नहीं आया। VDC मैंने ये बताया कि जब आप इन दोनों वैल्यूज को आप प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इनका मीन कंप्यूट करेंगे, तो आपको VDC मिल जाएगा। आपको इन बिटवीन वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, और सर ये रिपल वोल्टेज के आगे PP क्यों लिखा हुआ है? ये पीक टू पीक कहलाता है। ये समझे, वो डिफरेंशिएट करने के लिए होता है ये आमतौर पर। ठीक है ना, आम तो VRP लिखा होता है, आपको आगे जो है ना साइन वेव पे एक्चुअली देखिएगा, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर शायद इसका ये मतलब ना हो, मैं बता रहा हूँ आपको, देखिएगा सर। अगर आप जस्ट ये वोल्टेज लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं VP, और अगर आप ये वोल्टेज देखने लग जाएं, इसे हम कहते हैं VPP, पीक टू पीक। क्लियर? अब यहाँ पर ये एक मैक्सिमम पीक है, दूसरी क्या मिनिमम पीक है, तो इसलिए क्या कर दिया आगे VPP पे लग गया, R लग गया फॉर रिपल और PP लग गया फॉर पीक टू पीक। सर M किस लिए है? VM? अरे M तो मैंने अपनी तरफ से लगा दिया, M मैंने अपनी तरफ से लगा दिया कि ये पीक वोल्टेज है, ये अपर पीक है, ये लोअर पीक है। ठीक, अब आ गया क्लियर? M को छोड़ दें अगर आपको M कंफ्यूज कर रहा है। तो रिपल वोल्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं ना वेरिएशंस, तो ये मैक्सिमम वोल्टेज है, ये मिनिमम वोल्टेज है। तो मिनिमम के लिए मैंने यहाँ M यूज कर लिया था। मैंने कहा कि जब आप पीक वोल्टेज में से मिनिमम वोल्टेज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको VRPP मिल जाएगा, ट्रिपल पीक टू पीक वोल्टेज मिल जाएगा। पीक टू पीक क्यों? यानी कि इस वोल्टेज पीक से लेकर इस पीक तक का वोल्टेज डिफरेंस क्या है ये पता चल जाएगा आपको। और अगर आप इन दोनों का एवरेज लेंगे तो आपको VDC मिल जाएगा। ये देखिए, ये देखिएगा यहाँ पर, ये डायग्राम में शो किया है।
ठीक है। जब ये दोनों वोल्टेज आपको मिल जाएंगे तो आप इनका रेशियो ले लेंगे, आपको रिपल फैक्टर मिल जाएगा। अब एक बात बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कि अगर प्योर डीसी होगा तो रिपल फैक्टर क्या आएगा? बताइए, आइडिया हो रहा है देख के? यहां से डिक्रीज हो जाएगा। अगर प्योर डीसी है रिपल वोल्टेज फैक्टर 0 आएगा, इसलिए कि वीआरपीपी क्या हो जाएगा? वीआरपीपी कम हो जाएगा, ये वेरिएशंस कम हो जाएंगे बेटा, ये जो वेरिएशंस है ना ये कम हो जाएंगे तो वीआरपीपी कम हो जाएगा, ठीक है। और जब ये वेरिएशंस बढ़ेंगे तो वीआरपीपी बढ़ जाएगा। तो आप ये देखिए कि जब वीआरपीपी बढ़ता है, रिपल वोल्टेज बढ़ता है तो रिपल फैक्टर बढ़ता है। जब रिपल वोल्टेज कम होता है तो रिपल फैक्टर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जितना आपका जो आउटपुट है ये स्मूथ होगा उतना ही इसमें इसका रिपल फैक्टर कम होगा। मीन्स हम कहेंगे कि बिल्कुल ऐसे, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि आप एक दुकान से दूध लेते हैं, पानी दोनों मिलाते हैं, ठीक है, हेलो, एक कम मिलाता है एक ज्यादा मिलाता है, तो आप क्या कहेंगे? इसका दूध, इसमें यानी कि एक के दूध में ज्यादा पानी है, दूसरे के दूध में कम पानी है, यानी कि एक का, हाँ ठीक है ना, खालिस, वो कहते हैं ना खालिस दूध है, खालिस तो नहीं होता, यानी कि हम कहेंगे कि ये ज्यादा खालिस है, ये कम खालिस है। बिल्कुल खालिस तो किसी का भी नहीं होता, ठीक है। तो ये जो दूध का खालिसपन जिस तरह हम चेक करते हैं ना, तो यहाँ पर रिपल फैक्टर होता है जो ये बताता है कि जो रेक्टिफाइड आउटपुट है उसमें एसी बिहेवियर कितना है। अगर रिपल फैक्टर 0 है तो एसी बिहेवियर है ही नहीं, और अगर रिपल फैक्टर की वैल्यू आ रही है समथिंग, तो इसका मतलब है इसमें एसी बिहेवियर है। जैसे जैसे रिपल फैक्टर की वैल्यू बढ़ती जाएगी एसी बिहेवियर बढ़ता जाएगा। सबसे ज्यादा, अब आपसे क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा रिपल फैक्टर की वैल्यू किस में आएगी? फुल वेव रेक्टिफायर में आएगी या हाफ वेव रेक्टिफायर में आएगी? अगर आपने कैपेसिटर अप्लाई ना किया हो, आपने फिल्टर किया ही ना हो, तो ये बताइए रिपल फैक्टर की वैल्यू सबसे ज्यादा किस में आएगी? फुल वेव में, हाफ वेव में? फुल वेव में। जी, कितने लोगों ने फुल वेव में कहा है? जिन्होंने फुल वेव में कहा है वो गलत है, जिन्होंने हाफ वेव में कहा है वो सही है। ओके, तो अब इससे आगे चलते हैं। नहीं सर, वो न्यूट्रल है, ठीक है, टाई हो गया उनका। तो अब ये देखिएगा बेटा, ये जो यहाँ पर भी वेव के थ्रू बताया गया है, ये तो एक्सपेरिमेंटल मेथड बताया गया है कि अगर आपके पास ऑसिलोस्कोप पर दिखाया था ना मैंने आपको रन करके, अगर आपके पास ऑसिलोस्कोप है उसमें आप बीपी और ये दोनों चीजें कंप्यूट चेक कर सकते हैं, तब तो आप प्रैक्टिकली रिपल फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल मेथड है, ये जो मेथड है ना वीआरपीपी और वीडीसी फाइंड करने का प्रैक्टिकल मेथड है। आपको वीआरपीपी और वीडीसी चाहिए, चाहे वो आप थ्योरेटिकली फाइंड करें चाहे आप उन्हें प्रैक्टिकली फाइंड करें। अगर आप प्रैक्टिकली फाइंड करेंगे तो जो मैंने आपको तरीका इससे पहले बताया, क्या करेंगे आप, ये पीक वोल्टेज मालूम कर लेंगे, ये मिनिमम वोल्टेज मालूम कर लेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, वीआरपीपी मिल जाएगा, एवरेज लेंगे, वीडीसी मिल जाएगा। ये है प्रैक्टिकल मेथड। अगर थ्योरेटिकली ये सारा काम करना हो तो फिर ये फॉर्मूलाज हैं, आप गौर से देखिएगा। जब थ्योरेटिकली आप ये सारा काम करेंगे तो यहाँ पर इसने क्या लिखा भाई, एग्जैक्ट इक्वल का सिंबल नहीं है यहाँ पर, इक्वालेंट है, मीन्स अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर मिल ही जाएगा। तो यहाँ क्या बताया है कि बीपी रेक्टिफाइड, आपको पीक वोल्टेज यानी कि आपको ये वोल्टेज चाहिए, यहाँ पर बीपी रेक्टिफाइड वोल्टेज आपको मिल गया। इसके बाद आप ये बताएंगे कि कैपेसिटर में जो आरएल है सर्किट में, ये जो आरएल है इसकी वैल्यू क्या है। तो ये देखिएगा, ये जो आरएल है इसकी वैल्यू क्या है, और ये जो सी है कैपेसिटेंस है, ये दोनों वैल्यूज क्या है, ये दोनों वैल्यूज आप बताएंगे। और साथ में ये बताएंगे कि इसे जो इनपुट मिला उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, रेक्टिफाइड आउटपुट की फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है, इसकी फ्रीक्वेंसी हाफ है। तो यहाँ ये देखिएगा ये बताया गया है। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक भी आपको क्या पता चल रहा है,
यहाँ देखिएगा फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है। अब ये बताइएगा कि फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है तो VRPP कम हो जाएगा, हाफ वेव में रेक्टिफायर फ्रीक्वेंसी हाफ होती है तो VRPP ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपने रिपल वोल्टेज फाइंड कर लिया और यहाँ से क्या किया आपने, रिपल वोल्टेज को 2 से डिवाइड करके, ये अगर फार्मूला गौर से देखें वही फार्मूला है, इसमें से VP रेक्टिफाइड में से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपको VDC मिल जाएगा, या ये फार्मूला यूज़ करने डायरेक्ट। इन दोनों फार्मूलाज के थ्रू आप थ्योरेटिकली रिपल वोल्टेज और VDC वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद ये एक अदद न्यूमेरिकल है, ये मैं पेपर में देता भी रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं दूंगा तो एग्जैक्ट ये तो नहीं दूंगा, वैल्यूज चेंज कर दूंगा ताकि आप लोगों को कंप्यूटेशंस करना पड़े। ये देखिएगा बेटा, ये न्यूमेरिकल है, आई थिंक मुझे याद आ रहा है, शायद मैंने ये ईच से पहले आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिटरमाइन द रिपल फैक्टर फॉर द फिल्टर्ड ब्रिज रेक्टिफायर विद अ लोड एज इंडिकेटेड इन फिगर। ये लोड की वैल्यू है 220 ओम का लोड है, 1000 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। तो ये देखिएगा बेटा 120 वोल्टेज है, RMS वोल्टेज है, ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है, मैंने बताया था। ये पीक वोल्टेज पहले हमें इससे पीक वोल्टेज फाइंड करना होता है। तो ये चूंकि VRMS है, जब तक हमें VP प्राइमरी नहीं मिलेगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो देखिएगा सबसे पहले जब मैं फार्मूला आप लोगों को बता चुका हूँ, VP प्राइमरी इज इक्वल टू क्या होता है, VP प्राइमरी इज इक्वल टू √2 VRMS, यही बताया था मैंने आप लोगों को ईद से पहले। तो √2 की वैल्यू होती है 1.414, ये 1.414, तो इससे आपको पीक वोल्टेज मिल जाएगा। यहाँ देखिएगा 120 वोल्टेज है, बट जब आप इसका पीक वोल्टेज फाइंड करेंगे वो 170 होगा। इट मीन्स प्राइमरी कॉइल पर 170 वोल्टेज अप्लाई होगा। टर्न्स रेशियो 10:1 का है, इसका मतलब स्टेप डाउन हो जाएगा 10 टाइम्स 10 फ्रैक्शन तक। तो क्या बन जाएगा, 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है बेटा, 17 वोल्टेज। तो VP सेकेंडरी वोल्टेज है 17 वोल्टेज, कितना बेटा, 17 वोल्टेज। फिर आपको पता है कि आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, अगर आपको ये VP रेक्टिफाइड फाइंड करना हो, इसमें से 1.4 वोल्ट, क्योंकि 2 डायोड आते हैं ना पाथ में, सब्ट्रैक्ट करते हैं आपको VP रेक्टिफाइड मिल जाएगा। मिल गया VP रेक्टिफाइड, यही चाहिए था आपको, 15.6 वोल्ट। अब फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया, VP रेक्टिफाइड आपको मिल गया। फ्रीक्वेंसी आपको बताई गई है 60 हर्ट्ज, कितनी बताई गई बेटा यहाँ पर, 60 हर्ट्ज। यहाँ आके कितनी हो जाएगी, हेलो, यहाँ आउटपुट पे आके कितना फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगी, यहाँ 60 हर्ट्ज है, यहाँ कितना हो जाएगी 120 हर्ट्ज। ये देखिएगा फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज लगी हुई है, ठीक है। ये RL की वैल्यू 220 ओम, कैपेसिटेंस 1000 माइक्रोफैरड, और ये VP रेक्टिफाइड 15.6 वोल्ट, आपको VRPP मिल गया। यही वैल्यूज जब फार्मूला में अप्लाई की गई, ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, 15.3 VDC मिल गया है। ये फार्मूलाज में अप्लाई किए तो आपको रिपल वोल्टेज मिल गया। और क्या पता चला, यहाँ पर 0.039 आंसर आया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज में आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो आउटपुट होगा इस सर्किट का, इसमें 3.9% AC करंट होगा, AC वोल्टेज होगा, और बाकी क्या होगा, DC होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। और हाँ, लास्ट क्लास में मुझे याद आ गया, सर्च करंट पे हमने ऑफ किया था, क्लास ऑफ हुई थी हमारी। सर्च करंट, सर्च का मतलब होता है बहुत हैवी, यानी कि अगर कहीं से एकदम बहुत हैवी करंट पास हो तो चीज डैमेज हो सकती है। जिस तरह से आपने देखा होगा ना कि लाइटनिंग होती है जब बारिश का मौसम होता है, आसमानी बिजली गिरती है, अगर वो, क्योंकि बहुत हैवी करंट होता है जो क्लाउड से सीधा अर्थ तक फ्लो करता है, तो वो जिस पाथ से गुजरता है, अगर उस पाथ में कोई दरख्त आ जाए वो जल जाता है, कोई गाड़ी आ जाए वो बहुत डैमेज होता है कि नहीं होता, अगर कोई इंसान आ जाए या जानवर आ जाए वो जल के राख हो जाता है, पूरी तरह डैमेज हो जाता है। ऐसे होता है कि नहीं होता, क्योंकि बहुत हैवी करंट जो है वो क्लाउड से अर्थ की तरफ फ्लो करता है। तो मेजरमेंट बेटा डिफरेंट हो सकता है ना, वो तो डिपेंड करता है कि उन पे जो क्लाउड था उस पर कितना वोल्टेज था, वोल्टेज डिफरेंस क्या था,
हाँ नहीं, यू रिकॉर्ड नहीं कर नहीं सकते ना, कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हो सकता है कर लें आगे फ्यूचर में, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हम कर लेंगे सर। हाँ चलो कर लीजिएगा, गुड। तो ये देखिएगा बेटा, यहाँ पर ये बताया कि ये जो कैपेसिटर है, बज़ाहिर आपको पाथ क्या नजर आ रहा है कि इस डायोड D1 से करंट निकलेगा, ये RL के थ्रू जाएगा और फिर RL से D2 से इन होते हुए वापस सेकेंडरी लूप अपना कंप्लीट करेगा, यही बताया गया ना, इसमें दिखाया भी है। ये देखिएगा ये एरो है, यहाँ से ये वापस ये कंप्लीट इसने लूप बनाकर दिखाया। लेकिन ये RL के बजाय कैपेसिटर से क्यों फ्लो करते हैं? आपको पता है जब कैपेसिटर चार्ज नहीं होता तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 0 होती है। क्या होती है? कोई वोल्टेज नहीं होता। तो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि अगर आपके पास एक बैटरी हो, ये देखिएगा इधर, चलो ये मैं सिंपली बिल्कुल सिंपल करके बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सेकेंडरी कॉइल है ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। चलिए बेटा ये देखिएगा, ये आपके पास सेकेंडरी कॉइल है, ये वाले सेकेंडरी कॉइल है। इसके बाद आपके पास बेटा ये डायोड आ गया और ये कैपेसिटर आ गया बीच में, ये डायोड आ गया और ये लूप कंप्लीट हो गया। गौर से देखिए जो लूप बना हुआ है ये आप सेकेंडरी से चले, D1 दिस इज D1, देन कैपेसिटर दिस इज कैपेसिटर, देन D2 दिस इज D2 और एंड वापस आप कहाँ पर कॉइल तक पहुंच गए। ऐसा ही है। अब ये बताइए मैंने क्या बताया कि ये है आपके पास EMF सोर्स, ये सेकेंडरी कॉइल है, ये आपको सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है। लेट्स सपोज कि इसने आपको 10 वोल्टेज दिया है। कितना वोल्टेज दिया? 10 वोल्टेज। कैपेसिटर में इसमें कितना जाएगा? 0.7। इसमें कितना जाएगा? 0.7। तो कितना हो गया टोटल? 1.4 वोल्ट। आपने कहा ओके, 10 माइनस 1.4 कितना बन गया? ये आपके पास बन गया बेटा 8.6 वोल्टेज। अब ये 8.6 वोल्टेज कहाँ ड्रॉप हो? पाथ में तो कुछ भी नहीं है इसके पास, कैपेसिटर अनचार्ज है, इसका मतलब है कि ये सारा वोल्टेज अब कहाँ ड्रॉप होगा? यहाँ तो होने सरा ये सेकेंडरी में ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से ये हीट अप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हीट अप हो जाएगा यहाँ पर, और हीट अप की वजह से इसकी जो बाइंडिंग होती है वो खराब हो सकती है, आपका ट्रांसफार्मर जो है वो डैमेज हो सकता है। और ऐसा होगा बार बार होगा। इसकी वजह से होता ये है कि जो सर्किट है ना, यानी कि आपने ये जो पीक ये देखिएगा, दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा हर ये पॉइंट, जैसे बेटा ये पॉइंट आएगा ना आपके पास, इस पॉइंट पर ये जो मैंने पॉइंट्स आपको दिखाए गए हैं, इन पॉइंट्स पर थोड़े से देर के लिए, फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, ये वाला फेनोमेना लाजमी होगा, बार बार होगा। ये वाला फेनोमेना क्या होगा? ये वाला फेनोमेना बार बार होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने कोई चीज तोड़नी हो तो आपने देखो ना, मजदूर हथौड़ा मारते हैं, वो हथौड़ा मारते रहते हैं, दीवार क्या हो जाती है? आखिर में टूट जाती है। तो यूं ही जब 1 सेकंड में 50 टाइम्स ऐसा होगा, और फिर आपका सर्किट जाहिर है कि आप उसे यूज करें 24/7, तो ये जब बार बार उस पर हथौड़े पड़ते रहेंगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ओवरऑल लाइफ उसकी क्या हो जाएगी? ओवरऑल लाइफ कम हो जाएगी। लेट्स सपोज कि अगर ये फेनोमेना ना हो, वो 6 महीने तक वर्किंग करेगा सही से, इस फेनोमेना की वजह से वो 1 महीने के अंदर अंदर क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए एक और रेजिस्टर लगाया जाता है जिसे कहा जाता है सर्ज रेजिस्टर, और वो यहाँ पर ये देखिएगा, इस जगह पर वो छोटा सा रेजिस्टर लगा दिया जाता है। इसका यहाँ लगाने का मतलब है कि आपने वो रेजिस्टर यहाँ लगा दिया। कहाँ लगा दिया? जैसे यहाँ लगाएंगे तो रेजिस्टर आ जाएगा। अब वो जो लोडिंग इफेक्ट है वो यहाँ शिफ्ट होने के बजाय इस पर आ जाएगा, और उसकी वजह से जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये हीट अप होने से बच जाएगी। ठीक है, ये अगर आपको देखना हो, ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में मैं आपको दिखा देता हूँ।
डायोड शीट, स्पेशल पर्पस डायोड, ट्रबल शूटिंग। ये देखिएगा, ये पूरी पावर सप्लाई बनाकर दिखाई गई है। ये ट्रांसफार्मर है जो स्टेप डाउन करेगा, इसमें फ्यूज लगा होता है, ये फुल वेव रेक्टिफायर है, ये कैपेसिटर इनपुट फिल्टर है। तो आप यहाँ चेक करेंगे तो आपको इन AC मिलेगा TP1 पर, TP2 पर आपको रेक्टिफाइड वोल्टेज मिलेगा, TP3 पर आपको फिल्टर्ड वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, और TP4 पर आपको रेगुलेटेड वोल्टेज मिलेगा। इसने ये बताया कि अगर ये TP2 और TP3 पर सेम वोल्टेज आए, इसका मतलब है ये सर्किट काम नहीं कर रहा है, ये खराब है। ये तो खैर ट्रबल शूटिंग है, बाद में बताऊंगा आप लोगों को। सर मेरा जो टॉपिक ये नहीं है बताना। ये देखिएगा, ये रहा बेटा, समझ में आ गया। आर सर्च डायोड से आगे लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, कैपेसिटर से पहले आर सर्च ये लगाया जाता है। ये देखिएगा यहाँ पर आपको नजर आ गया आर सर्च, और ये देखिएगा आर सर्च। तो इसने बताया है कि ये जो आर सर्च है ये फिल्टर के अंदर, जो फिल्टर है ना उसमें एक आर सर्च होता है और कैपेसिटर दोनों होते हैं, बिल्ट-इन होता है फिल्टर के अंदर। बॉक्स बनाकर दिखाया गया ना, इस तरह देखिएगा, ये ट्रांसफार्मर का बॉक्स है, इसका मतलब है ये ट्रांसफार्मर जब आप लगाएंगे ये हिस्सा आ जाएगा, जब आप रेक्टिफायर लगाएंगे उसमें ये चीज आ जाएगी। 4 टर्मिनल्स होंगे रेक्टिफायर के, 2 इनपुट्स और 2 आउटपुट होंगे। ये सर जूम करें, नजर नहीं आ रहा। बेटा मैंने बड़ी हद तक तो जूम, चले और कर देता हूँ मैं। अब देखिएगा, नजर आया, अब सही है। हेलो, तो ये देखिएगा यहाँ बॉक्स बनाकर दिखाया गया, लाइट बॉक्स बना कि ये फिट आपके पास ट्रांसफार्मर है, ये आपके पास रेक्टिफायर है, 4 इनपुट्स होंगे, 4 पिन्स होंगी, इसकी 2 इनपुट पिन होंगी, 2 आउटपुट पिन होंगी। ये फिल्टर है, 3 पिन्स होंगी, एक ग्राउंड पिन होगी, एक इनपुट पिन होगी और एक आउटपुट पिन होगी। क्लियर। तो ये सर्च करंट का मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोले बेटा। सर अगर एक प्रैक्टिकल सिचुएशन रखी जाए जिसके अंदर जो आपकी पावर सप्लाई है वो पावर प्रोवाइड करती है 3.2 एम्पेयर, लेकिन डिवाइस की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2 एम्पेयर की तरफ है, 2 माइक्रो एम्पेयर की तरफ है। तो फिर जो 3.2 माइक्रो एम्पेयर में से जो 1.2 एम्पेयर बचेंगे वो सर्च रजिस्टर के अंदर जाएंगे फिर? नहीं 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 नहीं, आप समझ ये नहीं। देखिएगा इधर, सुने, ये जो पाथ है ना आपके पास, जब आप ये जो RL है ना वो तो इस आप इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ से जितना ज्यादा, लेट्स सपोज कि ये जो पूरा सर्किट है, और से सुनिएगा, ये जो पूरा सर्किट है मैक्सिमम 3 एम्पियर करंट प्रोवाइड कर सकता है। अगर यहाँ से हम 3 एम्पियर करंट ड्रॉ करें, अगर हम यहाँ से 3 एम्पियर करंट ड्रॉ नहीं करेंगे तो ये कम करंट प्रोवाइड करेगा, इसका मतलब है ज्यादा पावर आगे ट्रांसफर नहीं होगा। ये जो हमारे सर्किट्स होते हैं, दो चीजें आपने चूंकि पूछ लिया मैं बता देता हूँ। आपके पास देखिएगा इधर, ये पावर है, ये वोल्टेज है और ये करंट है। तो ये जो आपकी जो डिवाइसेस होती हैं ये वेरिएबल चार्जेस पावर कंज्यूम कर सकती हैं, पावर कम ज़्यादा कंज्यूम कर सकती हैं। तो यहाँ जो चीज़ कांस्टेंट, ये वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। अगर V कांस्टेंट है तो क्या चीज़ है जो वेरी कर सकती है? करंट है जो वेरी करता है। अगर लेस करंट ड्रॉ होगा तो कम पावर कंज्यूम होगा, और अगर ज़्यादा करंट ड्रॉ किया जाएगा तो मोर पावर कंज्यूम होगा। ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ, चलते हैं। कोई कंफ्यूजन है बेटा यहाँ तक? तो सर कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया। ये टॉपिक टाइम कितना है, आज ही स्टार्ट कर दें? सर टाइम तो हो गया क्लास का। सर कल कर लेंगे ना, आज जहाँ तक सर कल कर लेंगे सर, इंग्लिश की क्लास भी है। इंग्लिश की क्लास भी है। एक काम करते हैं, सुना गौर से, लिमिटर आज कर लेते हैं, अगली क्लास में जो ना मैं फिर क्लैम्पर और वोल्टेज मल्टीप्लायर डिस्कस करूंगा। चलिए फिर ठीक है, कल सही है, ओके।